L24 हिंदी अध्याय 131 बदला लेने की राह _3 इनामी कार्य पोस्ट करने के बाद डार्क वेब बैकएंड से परामर्श संदेश प्राप्त होने पर यान फेई ने तुरंत अपने विदेशी गुप्त खाते और कंपनी खाते से डार्क वेब के निर्दिष्ट मार्जिन खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी। जैसे ही मार्जिन खाते में जमा राशि प्राप्त हुई, फेई पिंक द्वारा पोस्ट किया गया इनामी कार्य आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया और यह खबर डार्क वेब पर सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं तक तेजी से फैल गई। अंडरवर्ल्ड के लोग बेहद जानकार हैं और उन्हें हत्यारे संप्रदाय के दूत द्वारा लियू टिंगटिंग का सिर कलम करने का वीडियो पहले ही पता चल चुका था। हालांकि उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अंडरवर्ल्ड के इन दिग्गजों ने सब कुछ देखा था और ऐसे वीडियो पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की उनकी आदत नहीं थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लियू टिंगटिंग के बॉस की प्रतिक्रिया बेहद तीखी थी, यहां तक कि वीडियो देखते देखते बेहोश भी हो गए। जब उन्हें ये खबर पता चली तो उन्हें एक पूर्वाभास हुआ, जिसकी पुष्टि तब हुई जब उन्होंने डार्क वेब पर फेई पिंक द्वारा पोस्ट किए गए इनामी कार्य को देखा। इसके अलावा इनाम में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि रखी गई थी, जो इनामी कार्य में सबसे ज्यादा थी। इन लोगों को शुरू से ही पता था कि फेई पिंक यान फी का खाता है और वे इनाम का काम जारी करने के उसके मकसद को समझते थे। हालांकि इनाम 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, डार्क वेब पर किसी ने भी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। इस काम का उद्देश्य हत्यारे संप्रदाय का सफाया करना था। इन भूमिगत ताकतों की नज़र में ऐतिहासिक हत्यारे संप्रदाय एक किंवदंती था और कोई भी पैसे के लिए उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, भले ही यह हत्यारे संप्रदाय इतिहास का वही संप्रदाय न हो। ड्रीम टेक्नोलॉजी के यान फेई ने अभी अभी हत्यारे संप्रदाय को नाराज किया था और उनके कर्मचारी का तुरंत सिर कलम कर दिया गया। उन्होंने यान फेई, लियू टिंगटिंग और डिस्ट्रॉयर को बेशर्मी से मौत के मुकाबले की चुनौती भी दी, जो एक खूनी मिसाल बन गई और कई लोगों को डरा दिया। इसलिए न केवल उन्होंने इनाम का काम स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि हत्यारे संप्रदाय से प्रतिशोध के डर से इस पर चर्चा करने से भी परहेज किया। हालांकि उनमें एक अपवाद सामने आया। टास्क पोस्ट होने के 10 मिनट से भी कम समय बाद इसे डिस्ट्रॉयर नामक एक नए व्यक्ति ने अपने हाथ में ले लिया। सभी हैरान थे, ये डिस्ट्रॉयर कौन था जो हत्यारे संप्रदाय की धमकियों से नहीं डरा और उन्हें खत्म करने की कोशिश भी की। डिस्ट्रॉयर पहले ही हत्यारे संप्रदाय के एक हत्यारे को मार चुका था और लियू टिंगटिंग को बचा चुका था, इसलिए वे पहले से ही कट्टर दुश्मन थे। डिस्ट्रॉयर का आगे बढ़कर हत्यारे संप्रदाय को खत्म करने का फैसला अपेक्षित था। सवाल यह था कि इन दोनों ताकतों में से कौन ज्यादा ताकतवर था। आखिर में विजेता कौन बनेगा? चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट को अभी अभी ऑनलाइन नवीनतम इनामी कार्य का पता चला था और उन्होंने पुष्टि की थी कि इसे यान फेई ने पोस्ट किया था। इसलिए यू शियाओझो एक बार फिर यान फेई से मिलने गया और उससे बात करने की इच्छा जताई। हालांकि लियू टिंगटिंग ने यू शियाओझो को यान फेई से मिलने से रोक दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि यान फेई की हालत खराब है और वह ठीक हो रहा है। यू शियाओझो के पास कोई और व्यवस्था करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इनामी कार्य के कारण डार्क वेब पर जहां हलचल मची हुई थी, वहीं आम इंटरनेट भी इससे अछूता नहीं रहा और एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग ने यान फेई के खून थूकने और अन्य तरीकों से बेहोश होने का वीडियो देखकर तुरंत इंटरनेट पर एक डेथ मैच चैलेंज लेटर जारी कर दिया, जिसमें 10 अरब अमेरिकी डॉलर की शर्त लगाई गई और यान फेई के साथ एक और मुकाबला करने की मांग की गई। जो भी जीतेगा उसे 10 अरब डॉलर मिलेंगे। हालांकि यान फेई अब चीन में नहीं था, वह बदला लेने की राह पर चल पड़ा था और ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन अलायंस की अवसरवादी चुनौती का जवाब देने में असमर्थ था। ड्रोन अवतार तेजी से उस उड़ान पथ पर उड़ान भर रहा था जिसका मार्गदर्शन यान फेई ने अपनी पिछली अफ्रीका यात्रा के दौरान किया था। ध्वनि की 3 गुनी गति से ये तेजी से दक्षिण चीन सागर को पार करता हुआ दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड की खाड़ी में पहुंचा, संकरीकरा स्थमस के ऊपर से उड़ान भरी और हिंद महासागर में प्रवेश किया। फिर यह पश्चिम की ओर बढ़ा, श्रीलंका को पार करते हुए अरब सागर की ओर बढ़ा। अंततः ड्रोन अरब सागर के ऊपर से उड़ता हुआ अदन की खाड़ी में प्रवेश कर गया और लाल सागर के जलक्षेत्र में पहुंच गया। इस समय तक ड्रोन लाल सागर के जलक्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे की निगरानी सीमा में प्रवेश कर चुका था। अपने पदचिह्नों को उजागर होने से बचाने के लिए ड्रोन समुद्र में गोता लगा गया और लाल सागर के तल पर अपनी पनडुब्बी यात्रा शुरू कर। अपग्रेड के बाद समुद्र के नीचे यात्रा करते हुए भी ड्रोन की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जो हाईवे पर चलने वाली कुछ उच्च प्रदर्शन वाली स्पोर्ट्स कारों से भी तेज थी।
सिर्फ 4 घंटों में ड्रोन समुद्र तल के साथ साथ प्रसिद्ध स्वेज नहर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। इस स्थान पर पहुंचने के बाद ड्रोन अपनी पनडुब्बी यात्रा जारी नहीं रख सका क्योंकि ऊपर नहर के तालों ने उसका रास्ता रोक दिया था। ये स्वेज नहर थी जो दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है और जिसका सामरिक महत्व बहुत ऊंचा है। इसलिए अमेरिकी सेना और ईगल आर्मी दोनों ने यहां सैन्य अड्डे स्थापित किए थे और नहर पर कड़ी निगरानी रखी गई थी। न केवल आकाश में कड़ी सुरक्षा थी, बल्कि समुद्र तल भी निगरानी उपकरणों से सुसज्जित था। ड्रोन अब नहर के तल पर अपनी पनडुब्बी यात्रा जारी नहीं रख सकता था, न ही सीधे ऊपर जाकर उड़ सकता था, क्योंकि पास के रडार द्वारा इसका तुरंत पता लगा लिया जाता। freewebnovel.com। ड्रोन थोड़ी दुविधा में था, लेकिन आधे घंटे तक आसपास की स्थिति पर नजर रखने के बाद यान फेई को एक बेहतरीन योजना सूझी। उसने ड्रोन को एक बड़े तेल टैंकर के पतवार में छिपाकर जहाज के साथ मिलकर स्वेज नहर में घुसने का फैसला किया। हालांकि ये ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। पानी के नीचे की कोई भी वस्तु, मछलियां तो क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वे तेल टैंकर के नीचे छिपकर लंबे समय तक एक ही गति बनाए नहीं रख सकती थीं। टैंकर के नीचे का पानी अशांत था और जहाज के पतवार के संपर्क में आने या टैंकर के पिछले हिस्से में लगे नुकीले प्रोपेलर से टकराने के कारण पकड़े जाने का खतरा हमेशा बना रहता था, जिससे गंभीर क्षति हो सकती थी या पानी के अंदर घुसने या डूबने जैसी खतरनाक स्थितियां भी पैदा हो सकती थीं। लेकिन ड्रोन अवतार के लिए इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी। अपने क्वांटम रडार की स्कैनिंग के साथ ड्रोन अपने आसपास की पूरी जानकारी रखता था। ऑक्सिलरी ब्रेन के सटीक नियंत्रण के साथ ड्रोन तेल टैंकर के नीचे पानी में मछली की तरह आराम से था, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए यान फेई के मार्गदर्शन में ड्रोन आसानी से एक तेल टैंकर के नीचे छिप गया और स्वेज नहर में समा गया। स्वेज नहर 190 किलोमीटर लंबी है। अगर ड्रोन पूरे रास्ते टैंकर का पीछा करता तो उसे 5 घंटे लगते, लेकिन यान फेई के पास समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। इसलिए जैसे ही टैंकर स्वेज नहर के ताले से गुजरा, नीचे मौजूद ड्रोन ने गति बढ़ा दी और टैंकर की सुरक्षा छोड़कर नहर में तेजी से पानी के अंदर से गुजर गया। चूंकि रात गहरी थी और ड्रोन यात्रा के दौरान सतर्क और चुप था, इसलिए किसी ने नहर के नीचे से गुजरती उस अजीब आकार की वस्तु पर ध्यान नहीं दिया। ड्रोन ने नहर की तलहटी में तेज रफ्तार पनडुब्बी की तरह यात्रा की और सिर्फ 1 घंटे में स्वेज नहर के निकास द्वार पर पहुंच गया। वहां वह एक बार फिर एक बड़े मालवाहक जहाज के नीचे छिप गया और स्वेज नहर से निकलकर भूमध्य सागर में प्रवेश करते हुए जहाज के तल को लगभग छूता हुआ निकल गया। ड्रोन ने यूरो एशियाई महाद्वीप के सुदूर पूर्वी छोर पर शंघाई के पास तटीय जल से उड़ान भरी थी और अब वह पश्चिमी भाग भूमध्य सागर तक पहुंच गया था, जिसमें उसे 8 घंटे से ज्यादा का समय लगा। स्तर 4 तक अपग्रेड होने के बाद ड्रोन के ऊर्जा बिंदु प्रभावशाली 5 लाख तक पहुंच गए, जिससे वह 5 घंटे तक पूरी गति से उड़ सकता था। अगर उसकी गति कम हो जाती तो वह 10 घंटे तक भी उड़ सकता था। रास्ते में ड्रोन हमेशा तेज गति से नहीं उड़ता था। कुछ युद्धपोतों और डिटेक्शन राडार से बचने के लिए या गुजरते हुए मालवाहक जहाजों के लिए रास्ता बनाने के लिए उसने कई बार अपनी गति धीमी कर ली थी। इसलिए हालांकि ड्रोन की कुल उड़ान 8 घंटे की थी, फिर भी उसमें 5000 से ज्यादा ऊर्जा बिंदु बचे थे। हालांकि अब जबकि ड्रोन भूमध्य सागर के जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, ऊर्जा बिंदुओं की यह मात्रा मिशन के निर्धारित गंतव्य तक उसकी उड़ान को जारी रखने के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। क्वांटम रडार ने स्कैनिंग शुरू की और पास में एक उथले क्षेत्र का पता लगाया। ड्रोन उस क्षेत्र में एक समुद्री खाई में डूब गया और छिप गया। फिर धीरे धीरे ड्रोन डेटा के ताज़ा होने का इंतजार करने लगा। चीन का समय मध्य पूर्व के समय से कम 6 घंटे आगे था। जब यान फेई का ड्रोन शंघाई से उड़ा तो शंघाई समय के अनुसार रात के 9 बज रहे थे। 8 घंटे से ज्यादा की यात्रा के बाद शंघाई में अगले दिन सुबह के 5 बज चुके थे, जबकि यान फेई जिस जगह पर थे वहां का स्थानीय समय पिछली रात के 11 बजे के बाद का था। यान फेई ने पहले जो पैटर्न निकाला था उसके अनुसार उसका भौतिक शरीर जहां भी होगा, ड्रोन डेटा का रिफ्रेश होना शरीर के स्थान के समय क्षेत्र के अनुसार होगा। ड्रोन में बैठे बैठे अगर उसका शरीर स्थानीय मध्यरात्रि की सीमा पार भी कर जाए तो भी डेटा तब तक रिफ्रेश नहीं होगा जब तक उसका शरीर स्थानीय रूप से उतर न जाए। यान फेई का भौतिक शरीर उस समय ड्रोन अवतार के साथ था, इसलिए शंघाई समय के अनुसार आधी रात बीत जाने के बावजूद ड्रोन का डेटा अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ था। उसका शरीर अब भूमध्य सागर में था, जो जल्द ही स्थानीय मध्यरात्रि का स्वागत करने वाला था, इसलिए यान फेई चुपचाप डेटा रिफ्रेश होने के समय का इंतजार कर रहा था।
दरअसल जैसे ही स्थानीय मध्यरात्रि हुई, ड्रोन का शरीर कांप उठा और सारा डेटा रिफ्रेश हो गया। ऊर्जा बिंदु और हथियार प्रणाली चरम स्थिति में आ गई। ऐसा लग रहा था कि यानफेई का पिछला अनुमान बेहद सटीक था। ड्रोन का डेटा रिफ्रेश समय वास्तव में उसके मुख्य भाग के समय क्षेत्र से सीधे संबंधित था। इसके अलावा पिछले अनुभवों के आधार पर ड्रोन के लिए दो डेटा रिफ्रेश के बीच का अंतराल कभी भी 24 घंटे से कम नहीं रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यानफेई ड्रोन को मध्यरात्रि समय क्षेत्र रेखा के ठीक ऊपर रखकर पश्चिम की ओर उड़ान भरता और नए समय क्षेत्र में पहुंचने पर जमीन पर उतरता, तब भी वह ड्रोन को स्थायी ऊर्जा और युद्ध शक्ति प्रदान नहीं कर सकता था। ड्रोन का डेटा रिफ्रेश होते ही उसकी युद्ध क्षमता तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। इसलिए यानफेई ने रात का फायदा उठाते हुए उत्तर पूर्व की ओर फिर से उड़ान भरी। ये भूमध्य सागर था, जो पारंपरिक रूप से पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में था, जिन्होंने इस समुद्री क्षेत्र और आसपास के द्वीपों पर कई युद्धपोत और सैन्य अड्डे तैनात कर रखे थे। इसलिए समुद्र के ऊपर अपनी तेज गति, कम ऊंचाई वाली उड़ान जारी रखने के बावजूद ड्रोन अब और भी अधिक सावधानी से आगे बढ़ रहा था। यानफेई को पश्चिमी ताकतों द्वारा खोजे जाने का डर नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य हत्यारे संप्रदाय का पूरी तरह से सफाया करना था, न कि अन्य देशों या शक्तियों को परेशान करना। इसलिए वह अन्य देशों या ताकतों के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि वह दुश्मन को डरा दे और अपने मिशन में देरी कर दे। उसकी सतर्कता केवल अनावश्यक संघर्षों से बचने के लिए थी। freewebnovel.com। तेजी से उड़ते हुए ड्रोन ने व्यापक दूरी स्कैन के लिए अपने क्वांटम रडार को सक्रिय कर दिया। क्वांटम रडार के स्कैन के तहत भूमध्य सागर की विस्तृत स्थिति ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में दिखाई दी और यानफेई ने पाया कि समुद्र वाकई असाधारण था। क्वांटम रडार स्कैन रेंज के भीतर अज्ञात देशों के अनगिनत सैन्य युद्धपोत भूमध्य सागर की सतह पर गश्त कर रहे थे। ये युद्धपोत विभिन्न मॉडलों के थे, जिनमें दो विशाल विमानवाहक पोत भी शामिल थे। समुद्र की सतह के नीचे विभिन्न प्रकार की पनडुब्बियां गहरे समुद्र में छिपी हुई थीं, समय का इंतजार कर रही थीं, घातक हमले के लिए तैयार थीं। आकाश में विभिन्न समुद्री गश्ती विमान रुक रुक कर उड़ान भर रहे थे, भूमध्य सागर की सतह पर गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे थे। इन बेहतरीन हथियारों से सुरक्षित पश्चिमी भूमध्य सागर ठोस सोने के किले की तरह अभेद्य था। दूसरे जल क्षेत्रों में सभी आकार के क्रूज जहाज और मालवाहक जहाज चल रहे थे, जिससे ये यूरोप जाने वाला एक सुनहरा जलमार्ग बन गया था, जो गतिविधियों से गुलजार था। इनके अलावा समुद्र में छोटी छोटी नावें भी बिखरी हुई थीं, जिनमें सिर्फ लोग सवार थे, बड़े और बच्चे, सभी लाइफ जैकेट पहने हुए। उनकी आंखें आशा से चमक रही थीं। उनका गंतव्य यूरोपीय देश थे। यानफेई को तुरंत एहसास हुआ कि ये भूमध्य सागर के जाने माने प्रवासी थे, लेकिन अब रात के अंधेरे में तेज हवाओं और उबड़-खाबड़ समुद्र में यह अनिश्चित था कि इनमें से कितनी नावें सुरक्षित रूप से यूरोप पहुंच पाएंगी। रास्ते में पड़ने वाले समुद्री हालात और भूभाग को रिकॉर्ड करते हुए ड्रोन ने उन युद्धपोतों और विमानों के गश्ती मार्गों से सावधानीपूर्वक परहेज किया और द्वीपों पर स्थित सैन्य ठिकानों के रडार डिटेक्शन रेंज से भी दूर रहा। आखिरकार 1 घंटे बाद यह उस तटरेखा पर पहुंच गया जहां सीरिया और तुर्की मिलते हैं। इससे पहले सहायक मस्तिष्क के माध्यम से यानफेई ने ऑनलाइन बहुत सारा डेटा एकत्र किया था और अंततः ये निष्कर्ष निकाला था कि हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय सीरिया और इराक की सीमा पर स्थित दक्सियू पर्वत श्रृंखला की चोटी पर होना चाहिए। अपर्याप्त जानकारी के कारण उसने सटीक स्थान निर्देशांक के बिना केवल एक अनुमानित स्थान की गणना की थी। फिर भी यानफेई को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसके पास ड्रोन अवतार था और अब जब वह गंतव्य के पास पहुंच गया था तो उसे बस सामान्य स्थान के अनुसार खोज करनी थी। क्वांटम रडार की स्कैनिंग क्षमता के साथ उसे हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय निश्चित रूप से मिल गया था। आगे सीरिया था, एक दुखद देश। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित और उकसाया गया, ये राष्ट्र वर्तमान में गृहयुद्ध में उलझा हुआ था। सरकारी बलों के विरुद्ध युद्ध में घरेलू स्तर पर विरोधी गुट और अमेरिकी सेना द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय के भी तत्व शामिल थे। गृहयुद्ध 8 वर्षों तक चला। लंबे संघर्ष ने मध्य पूर्व के इस कभी समृद्ध देश को तहस नहस कर दिया और इसके लोगों को विस्थापित कर दिया। हालांकि रूस द्वारा समर्थित सीरियाई सरकारी बलों को युद्ध की समाप्ति की भोर दिखाई देने लगी थी, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि संघर्ष वास्तव में कब समाप्त होगा। ये दुखद परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाए गए विपक्ष ने अपेक्षा नहीं की थी। चाहे कोई भी हो, केवल वे ही शांति के अनमोल महत्व को समझ सकते हैं जिन्होंने युद्ध की पीड़ा को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है।
यान फेई के नियंत्रण में ड्रोन समुद्र से निकलकर सीरियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया तथा सीरिया और तुर्की की सीमा के साथ पूर्व की ओर उड़ान भरने लगा। सीरिया में कई वर्षों के उथल-पुथल ने उसे क्षय और विनाश के परिदृश्य में धकेल दिया था, जो कुछ वर्ष पहले के समृद्ध मध्य पूर्वी क्षेत्र से बिल्कुल विपरीत था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद सीरिया का छोटा सा भूभाग उन्नत हथियारों से भरपूर था। युद्ध की शुरुआत से ही ये केवल सीरियाई लोगों का संघर्ष नहीं था, इसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और अन्य शक्तिशाली देशों ने हस्तक्षेप करके सीरियाई युद्ध क्षेत्र को अपने उच्च तकनीक वाले हथियारों के परीक्षण स्थल में बदल दिया। इसलिए भले ही ड्रोन अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, फिर भी वह बिना किसी रोक टोक के ऊंचा उड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बजाय उसने जमीन से सिर्फ 5 मीटर ऊपर ही रहना चुना। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर न केवल रूसी वायुसेना और मिसाइल बलों की नजर थी, बल्कि अमेरिकी सेना और इजराइल, साथ ही यूरोपीय महाशक्तियां फ्रांस और ब्रिटेन, जो हवाई और मिसाइल क्षमताओं में अग्रणी माने जाते हैं, की भी नजर थी। जैसे ही ड्रोन आसमान में उड़ान भरता, इन देशों के रडार उसे तुरंत पकड़ लेते और फिर अनगिनत विमानों और मिसाइलों के हमलों का सामना करते। भले ही ड्रोन इन हमलों से न डरता, लेकिन एक बार जब वह इन देशों की वायुसेनाओं और मिसाइल बलों से युद्ध में उलझ जाता, तो वह हत्यारे संप्रदाय के मुख्यालय की खोज नहीं कर पाता, जो उसके लिए किसी भी संभावित लाभ से कहीं ज्यादा नुकसान होता। तेजी से उड़ते हुए ड्रोन ने जमीनी लक्ष्यों को स्कैन करने के लिए क्वांटम रडार का इस्तेमाल किया। जमीनी ढांचों और पहाड़ की दीवार की मदद से यह कई रडार ट्रैकिंग से बच निकला और चून की रात थी, जमीन पर बनी कोई भी निगरानी चौकी ड्रोन के सिलहूट को नहीं देख पाए। ड्रोन की क्वांटम रडार स्कैनिंग के साथ यह जमीन पर आवासीय बस्तियों और युद्ध किलों का पहले ही पता लगाने में सक्षम था, ताकि इन हवाई क्षेत्रों से पहले ही बचा जा सके। इसलिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के बावजूद ड्रोन की उड़ान की गति बहुत तेज थी। आधे घंटे से भी कम समय में ये बिना किसी रुकावट के फरात नदी को पार कर गया और सीरिया और इराक की सीमा के पास अल हत्यारे संप्रदाय के मुख्यालय के अनुमानित क्षेत्र के पास पहुंच गया। इस क्षेत्र में पहुंचकर यान फेई को अपनी दृष्टि में लगातार चोटियां ही दिखाई दी। हालांकि ये सभी चोटियां पीली भूरी और बंजर थीं, जिनमें वनस्पति का नामोनिशान तक नहीं था और बर्फ से ढके पहाड़ का कोई निशान भी नहीं था। ड्रोन को कई चक्कर लगाने के बाद भी यान फेई को दाक्सुए पर्वत का कोई पता नहीं चला। फिर उसने अपनी खोज का दायरा बढ़ाया, फिर भी उसे दाक्सुए पर्वत आसपास नहीं मिला। उसे शक होने लगा, यह मध्य पूर्व है, जहां मौसम गर्म है और वर्षा कम होती है, तो तार्किक रूप से इस मौसम में बर्फ से ढके पहाड़ नहीं होंगे। तो इस तथाकथित दाक्सुए पर्वत का क्या मतलब है? क्या ये सर्दियों के लिए एक अनोखा नाम हो सकता है? क्या असली दाक्सुए पर्वत नीचे के पहाड़ों के बीच हो सकता है, बस उस पर इस समय भारी बर्फ की चादर नहीं है? एक पल सोचने के बाद ड्रोन अचानक 30,000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गया और आसपास के वातावरण का व्यापक स्कैन करने के लिए क्वांटम रडार चालू कर दिया। क्वांटम रडार ने पूरी शक्ति से ऊर्जा बिंदुओं को तेजी से खर्च किया, जिससे यानफी को इस तेज कमी से झटका लगा। स्कैन ने सहायक मस्तिष्क के डेटाबेस में 1000 किलोमीटर के दायरे में जमीनी स्थिति का खुलासा किया। डेटा स्कैन पूरा होने पर ड्रोन ने तुरंत क्वांटम रडार की शक्ति कम कर दी और 30,000 मीटर से वापस अपनी मूल ऊंचाई पर आ गया। हालांकि यह युद्धाभ्यास तेज था, हो सकता है कि इसे अन्य सैन्य बलों के रडारों ने पकड़ लिया हो, लेकिन यह अंतराल इतना कम था कि जब तक उन रडारों ने उसे लॉक करने का प्रयास किया, ड्रोन अपनी प्रारंभिक ऊंचाई पर आ चुका था और उनके स्कोप से गायब हो गया था। इस स्कैन ने ही यानफी को 1000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद परिस्थितियों की गहरी समझ दी। एकत्रित आंकड़ों से उसने देखा कि नीचे के पहाड़ों में लगभग कोई इंसान नहीं था, बस कुछ ही अन्य जीव जंतु मौजूद थे। हालांकि इसका ये पक्का मतलब नहीं था कि पहाड़ों में कोई इंसान नहीं था, हो सकता है कि वे पहाड़ों के भीतर गुफाओं में रह रहे हों। हालांकि क्वांटम रडार को उन्नत किया गया था, लेकिन वह चट्टानों और मिट्टी में बहुत गहराई तक नहीं जा सकता था और इसलिए यह पुष्टि नहीं कर सकता था कि हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय नीचे तो नहीं है। हालांकि अब रात काफी हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा था, फिर भी क्वांटम रडार अपनी अद्भुत क्षमताओं के बावजूद विशिष्ट चित्र नहीं बना पा रहा था, इसलिए वह नीचे पहाड़ों में मानवीय गतिविधियों के किसी भी निशान का पता लगाने में असमर्थ था। फिर भी इस विशाल पर्वत श्रृंखला के बाहरी छोर पर क्वांटम रडार ने मानवीय गतिविधियों का काफी जिक्र किया। खासकर दक्षिण की ओर लगभग 150 किलोमीटर दूर एक घाटी में लोगों का एक बड़ा जमावड़ा दिखाई दिया। प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करने के बाद यान फेई ने उस घाटी की जांच करने का फैसला किया।
उसे पहले जो जानकारी मिली थी वह अपर्याप्त थी और हत्यारे संप्रदाय के मुख्यालय का अनुमानित स्थान गलत हो सकता था। चूंकि हत्यारे संप्रदाय का आकार छोटा नहीं था, अगर उनका मुख्यालय इन पहाड़ों में नहीं था तो दूर की घाटी एक संभावित संदिग्ध थी। ड्रोन तेजी से घाटी की ओर बढ़ा और कुछ ही मिनटों में उसके पास पहुंच गया। घाटी के दोनों ओर चट्टानें थीं, लेकिन बीच में समतल रेतीला इलाका था। घाटी में प्रवेश किए बिना किसी को अंदाजा ही नहीं होता कि अंदर इतना विशाल मैदान है, जो वास्तव में रचयिता की अद्भुत कृति का प्रमाण था। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, फिर भी घाटी जगमगा रही थी। घाटी के चारों ओर तिरपाल से ढके और अज्ञात सामग्रियों से भरे सैकड़ों बड़े परिवहन वाहन एक विशाल घेरा बनाकर खड़े थे। उस घेरे के भीतर 10 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी थीं और बिल्कुल बीच में 2 परिवहन हेलीकॉप्टर खड़े थे। हेलीकॉप्टरों के पास एक नया तंबू था जो कुछ समय पहले ही लगाया गया था। इन वाहनों और हथियार उपकरणों के पास कई बड़े बड़े अलाव जलाए गए थे, जिनकी लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। फटी हुई सैन्य वर्दी पहने लगभग 1000 सैनिक जमीन पर बैठे थे और बड़े चाव से मांस खा रहे थे, हालांकि उनके चेहरे पर कुछ भावशून्यता थी। घाटी से सटी चट्टान के आसपास कई ऊंचे स्थानों पर कुछ स्नाइपर और स्काउट छिपे हुए थे। जैसे ही यान फेई ने उन टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और हेलीकॉप्टरों को देखा, वह बहुत निराश हुआ क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये सभी अमेरिकी सेना के मौजूदा उपकरणों के थे। टैंक अमेरिकी सेना के MK-2 मुख्य युद्धक टैंक थे, बख्तरबंद वाहन सक्रिय ड्यूटी स्ट्राइकर थे और जहां तक 2 परिवहन हेलीकॉप्टरों की बात है, वे चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टर थे जिन्हें ड्रोन ने पहले 3 बार मार गिराया था। उस केंद्रीय तंबू के पास उसने अमेरिकी सैन्य वर्दी में सैनिकों को पहरा देते हुए भी देखा। जैसे ही उसने अमेरिकी सेना के हथियारों और सैनिकों को देखा, वह तुरंत समझ गया कि यह हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। हालांकि यह क्षेत्र अमेरिकी नियंत्रण में नहीं था और वह सोच रहा था कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। यान फेई को यहाँ हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय न मिलने पर थोड़ी निराशा हुई और वह चुपचाप वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसने लाल हेलमेट पहने कई लोगों को केंद्र के पास वाले तंबू में घुसते देखा। उसका दिल दहल गया और उसने वहां से जाने का इरादा छोड़ दिया और ड्रोन को अपने नियंत्रण में लेकर चुपके से घाटी की ओर बढ़ गया। फिर उसने ऊंची जगहों पर तैनात निशानेबाजों और स्काउट्स की नजरों से बचते हुए ड्रोन को दूर से ही एक लटकते हुए पत्थर के नीचे छिपा दिया ताकि ऑडियो और विजुअल डेटा इकट्ठा किया जा सके। उसने ड्रोन को वहां मंडराते रहने दिया और तंबू के अंदर से चुपचाप आवाजें और तस्वीरें इकट्ठा करता रहा। तंबू आम इंसानों की नजर भले ही रोक सकता था, लेकिन क्वांटम रडार की भेदक शक्ति को नहीं रोक सकता था। क्वांटम रडार की क्षमता, ड्रोन की भयावह ध्वनि संग्रह क्षमता और ड्रोन के सामने तंबू में बने एक छेद के साथ मिलकर तंबू के अंदर की वास्तविक तस्वीरें यानफी की आंखों के सामने आ गईं। ड्रोन क्वांटम रडार की स्कैनिंग और शक्तिशाली ध्वनि संग्रहण क्षमताओं से संवर्धित तंबू के छेद के माध्यम से तंबू के अंदर की वास्तविक समय की छवि अचानक यानफी की आंखों के सामने प्रकट हो गई। इस तंबू में कुल 9 लोग थे। उनमें से 2 दाढ़ी वाले अरब पुरुष थे जिन्होंने लाल हेलमेट पहने हुए थे और 3 फटेहल नकाबपोश उग्रवादी थे। चूंकि उनके चेहरे ढके हुए थे, इसलिए उनकी शारीरिक बनावट अस्पष्ट थी। उनके सामने 2 गोरे पुरुष बैठे थे और गोरों के बगल में एक औसत दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने चुस्त काला लबादा पहना हुआ था। वे एक साथ बैठे थे और किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। लाल हेलमेट पहने एक व्यक्ति ने सबसे पहले कहा, श्रीमान जेम्स, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि रेड हेलमेट्स की सभी गतिविधियां आपके द्वारा नियुक्त कर्मियों की निगरानी में हुई। हमने आपके आदेशों का अक्षरशः पालन किया है। इसलिए अगर सीरियाई सरकारी बलों को फंसाने की हमारी कोशिश का पर्दाफाश भी हो गया, तो ये हमारी गलती नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आपके नेतृत्व की चूक का नतीजा है। इसलिए आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। जेम्स नाम के उस गोरे व्यक्ति ने गुस्से से जवाब दिया, हमारे खुफिया एजेंट सिर्फ ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। असल में इसे अंजाम देना पूरी तरह से आपके लोगों का काम है। यह आपके लोगों की लापरवाही ही है जिसकी वजह से सीरिया और रूस को कई खामियां मिल गईं, जिससे आपके रेड हेलमेट्स का असली चेहरा सामने आ गया। इन कामों को पूरा करने में आपकी मदद के लिए हमने आपके लिए योजना बनाने हेतु एक प्रसिद्ध हॉलीवुड पटकथा लेखक को भी नियुक्त किया था। फिर भी आप न सिर्फ अपने किए पर विचार करने से चूक जाते हैं, बल्कि सबसे पहले हमें ही दोषी ठहराने की हिम्मत भी करते हैं। रेड हेलमेट ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, हम रेड हेलमेट अब एक विकट स्थिति में हैं, सीरियाई सरकारी बलों द्वारा पकड़े जाने वाले हैं।
अगर आप अमेरिकी हमें नहीं बचाते हैं तो गिरफ्तार होने के बाद हम आपके साथ पर्दे के पीछे की अपनी सारी साजिशें कबूल कर लेंगे, जिससे दुनिया को संयुक्त राज्य अमेरिका का असली चेहरा दिखाई देगा। चाहे हमारी पूरी सेना का सफाया हो जाए, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। जेम्स बहुत गुस्से में लग रहा था, मानो दुश्मनी मोल लेना चाहता हो। दूसरे गोरे आदमी ने उसे तुरंत शांत करते हुए कहा, आप रेड हेलमेट्स हमारे सहयोगी और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी साझेदार हैं। हमारे यहाँ अपने सहयोगियों को छोड़ने की परंपरा नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहें, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से सीरिया और रूस से आपको बाहर निकलने का रास्ता देने का अनुरोध जरूर करेंगे। फिर आप और आपके परिवार अपनी इच्छानुसार किसी भी देश में जा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। रेड हेलमेट ने कहा, जनरल लिंच, सहयोगियों का एक दूसरे के प्रति यही रवैया होना चाहिए। हमने आप अमेरिकियों को सरकारी बलों को बदनाम करने में मदद की, जिससे आप रासायनिक हथियारों के मुद्दे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सीरियाई सरकारी बलों पर सैन्य हमला करने के बहाने के रूप में कर सके, और हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। अब सीरियाई सरकारी बल हमसे दिल से नफरत करते हैं और हमें देशद्रोही करार देते हैं। सरकारी बलों द्वारा पकड़े जाने के बाद हमें तुरंत मार डाला जाएगा। चूंकि आप हमें जान बचाकर भागने में मदद करने को तैयार हैं, आप वास्तव में हमारे करीबी सहयोगी हैं और हमें आपका आभारी होना चाहिए। लिंच नाम का वह श्वेत व्यक्ति, जो अमेरिकी सेना का एक जनरल निकला, एक विशेष अभियान पर वहां गया था और उसने न तो सैन्य वर्दी पहनी थी और न ही कोई रैंक का चिन्ह धारण किया था। उसने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर आपके परिवारों को यूरोप और अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको हमारे लिए एक आखिरी काम करना होगा। अगर आप ये काम पूरा कर लेते हैं तो हम न केवल ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके परिवार यूरोप और अमेरिका में एक अच्छा जीवन जी सकें, बल्कि हम आप में से प्रत्येक प्रमुख नेता को 10-10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बड़ा बोनस भी देंगे। रेड हेलमेट तुरंत उत्साहित हो गया और पूछा, प्रिय जनरल लिंच, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप हमसे क्या करवाना चाहेंगे? लिंच ने तंबू के बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, बाहर खड़े एक वाहन में रासायनिक हथियारों का एक बहुत ही भयानक भार है। मुझे उम्मीद है कि आप सीरिया के किसी घनी आबादी वाले शहर में इन रासायनिक हथियारों का विस्फोट कर पाएंगे और फिर रासायनिक हथियारों से हुए नुकसान का वीडियो बनाकर हमें भेज पाएंगे। यह एक वास्तविक रासायनिक हथियार हमला होगा जिसमें मौतें और चोटें असली होंगी, ताकि कोई भी खामी या खामी दूसरों के लिए फायदा उठाने लायक न रहे। अगर आप बस इतना कर पाएं, तो हम अपने वादे पूरे करेंगे, आप सभी और आपके परिवारों को सुरक्षित रूप से बसाएंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपको अपार वैभव और धन मिले। रेड हेलमेट ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जनरल लिंच, हम रेड हेलमेट इसे संभाल लेंगे। फिर जेम्स ने उन्हें किनारे से याद दिलाया, क्या तुम इस पर और सोचोगे नहीं? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रूस के अनोखे रासायनिक हथियार हैं और अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। जो भाग्यशाली बच भी जाएंगे वे भी हमेशा के लिए अपंग हो जाएंगे। ये सभी पीड़ित तुम्हारे ही देशवासी हैं। रेड हेलमेट ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मिस्टर जेम्स, वे लोग हमारे हमवतन नहीं हैं। हमारे हमवतन वे हैं जो लोकतंत्र और आज़ादी की तलाश में पहले ही पश्चिम की ओर पलायन कर चुके हैं। इसलिए सीरिया में जितने ज्यादा मूर्ख लोग मरेंगे, वे उस तानाशाह को उतनी ही कम मदद दे पाएंगे, और दरअसल हम इस दुनिया को शुद्ध करने में सत्य के मार्ग में मदद कर रहे हैं। लिंच ने कहा, अगर ऐसा है तो जाओ और अपने लोगों को रासायनिक हथियारों की इस खेप को लेने के लिए तैयार करो और जाकर काम पूरा करो। श्रीमान जेम्स तुम्हारे साथ रहेंगे, रणनीति और योजना बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे, जिसमें काम पूरा होने के बाद तुम्हारे भागने का रास्ता भी शामिल है। वह तुम्हें हर समय सूचित करते रहेंगे। इसलिए दोनों लाल हेलमेटधारी और जेम्स अपने लोगों को इकट्ठा करने और प्रासंगिक आदेश जारी करने के लिए तंबू से बाहर चले गए। यहीं पर यान फेई को आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। तंबू में मौजूद दो लाल हेलमेटधारी उस समूह का हिस्सा थे जिसने अपने ही देश को बदनाम करने के लिए रासायनिक हथियारों के हमले के फर्जी वीडियो बनाए थे, जिससे उनके देश के दुश्मनों को हमला करने का बहाना मिल गया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार भी जीता था। हालांकि घरेलू स्तर पर सीरिया में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी और उन्हें देशद्रोही कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखी थी, जब तक कि उनके हालिया असफल प्रदर्शनों ने उनकी असली पहचान उजागर नहीं कर दी, जिसके कारण उन्हें तलाशा जाने लगा और सीरिया में उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची।
फिर भी अपने भविष्य और हितों की खातिर वे बाहरी लोगों को अपने ही देशवासियों को जहर देने में मदद करने को तैयार थे और सचमुच देशद्रोही कहलाने के हकदार थे। तंबू में काले लबादे वाला अधेड़ उम्र का आदमी लिंच और 3 फटेहाल नकाबपोश आतंकवादी रह गए। लाल हेलमेट वाले और जेम्स के चले जाने के बाद लिंच ने नकाबपोश आतंकवादियों से कहा, अलाशा, मैं तुम्हारे लिए वो सामान लाया हूं जिसकी तुमने मांग की थी। वो बाहर गाड़ी में है और तुम वो हथियार और उपकरण कभी भी ले जा सकते हो। हम अमेरिकी अपनी बात रखते हैं, हमने तुम्हारी मांग पूरी कर दी है, इसलिए तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए, है ना? उग्रवादियों के नेता अलाशा ने असंतुष्ट होकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी? याद रखो, हमारा रिश्ता परस्पर लाभकारी है। हमारी मदद करके क्या हमने तुम्हें भी लाभ नहीं पहुंचाया? तुम्हें पता होना चाहिए कि हम वही हैं जिन्हें तुम केबी के कार्यकर्ता कहते हो। तुम हमें मिटा देने के बहाने यहाँ रुके हुए हो, लेकिन किसने सोचा होगा कि हम केबी संगठन वास्तव में तुम्हारे द्वारा पोषित थे और हमारे मुख्य नेता तुम्हारी जेलों से रिहा भी हुए थे। हमारे कार्मिक प्रशिक्षण, हथियार और सैन्य खुफिया जानकारी सभी को पर्दे के पीछे से तुमने ही सहयोग दिया है। तुम्हारे सहयोग से ही हमने अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त की है। अब जब तुम अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए केबी संगठन के प्रभारी मुझसे आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हो, तो ये खुलासा तुम्हारी सरकार को तुरंत गिरा सकता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? लिंच हंसे, हमें तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुमने बचने का रास्ता ढूंढ निकाला है। वरना क्या तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ सकते थे और विस्तार कर सकते थे? इसके अलावा अगर तुम दुनिया को ये भी बता दो कि हम अमेरिकी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि कोई इस पर विश्वास करेगा? इस दुनिया में ताकतवरों का बोलबाला है, ताकत ही सही है। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए हम अपनी मर्जी से काम लेते हैं। अगर दूसरे देश सच्चाई जान भी लें तो भी वे सार्वजनिक रूप से हमारी निंदा नहीं करेंगे। इसके बजाय वे मूर्ख बनकर हमारे साथ सहयोग करेंगे, इसलिए तुम्हारी धमकी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अलाशा, जो मूल रूप से लिंच को धमकाना चाहता था, उसके मुखर जवाब से अचंभित रह गया। कुछ देर रुकने के बाद उसने जवाब दिया, पहले आपने रूस के आक्रमण का मुकाबला करने में हमारी मदद करने का वादा किया था, लेकिन फिर आप अपने वादे से मुकर गए, जिससे हमारे संगठन को भारी नुकसान हुआ। अब हम सीरियाई युद्ध क्षेत्र पर अपना प्रभाव खो चुके हैं। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो हमारा सफाया हो सकता है, इसलिए आपको हमें यहां से निकालने में मदद करनी होगी। ... वास्तव में आप सीरिया में नहीं रह सकते। हम आपको वहां से निकालने में मदद कर सकते हैं। हालांकि आप मध्य पूर्व में नहीं रह सकते। हमने आपके लिए पहले ही एक उपयुक्त जगह सोच ली है, लिंच ने कहा। कौन सी उपयुक्त जगह है? अलाशा ने पूछा। लिंच ने मेज पर रखे नक्शे पर एक गोला बनाते हुए कहा, हम आपको सैन्य परिवहन विमान से अफगानिस्तान और चीन के बीच सीमा क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। साम्राज्यों के कब्रिस्तान के रूप में जाने जाने वाले अफगानिस्तान में कभी भी किसी विद्रोह को पूरी तरह से कुचला नहीं गया। जब तक आप अफगानिस्तान पहुंचेंगे, आपको अपने अस्तित्व की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आप फिर से मजबूत हो जाएं। कुछ सोचने के बाद अलाशा ने कहा, हम अफगानिस्तान जाने को तैयार हैं, लेकिन हमें चीन की सीमा पर क्यों निकाला जा रहा है? लिंच ने उत्तर दिया, आपकी सेना में चीन के कई सौ योद्धा हैं जो चीन से अच्छी तरह परिचित हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन सैनिकों को चीन में भेजें ताकि उनके ग्रेटर नॉर्थवेस्ट को बाधित किया जा सके और उनके विकास में देरी की जा सके। अलाशा ने सिर हिलाया, चीन अफगानिस्तान नहीं है। वहां बहुत खतरा है। हमारे लोग वहां घुसते ही मिट जाएंगे। मैं इस व्यवस्था से इनकार करता हूं। अगर आप इस योजना से सहमत होते हैं तो हम आपका समर्थन जारी रखेंगे और आपको अपने आदर्शों पर चलने का अवसर देंगे। अगर आप मना करते हैं तो हम तुरंत आपको मिटाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। हमारी व्यवस्था से सहमत हो जाएं तो हो सकता है कि आपके कुछ लोग मारे जाएं, लेकिन ज्यादातर लोगों की हालत और भी बेहतर हो जाएगी। हमारी व्यवस्था से इनकार करें तो आपके ज्यादातर लोग मारे जाएंगे और बाकी की हालत और भी खराब हो जाएगी। आप जरूर सही फैसला लेंगे कि क्या ज्यादा मायने रखता है, लिंच ने कहा। चीन सचमुच डरावना है। अकेले और कमजोर होकर वहां घुसने का मतलब होगा बेमतलब की मौत, ये बेकार है, अलाशा ने कहा। अपने बगल में काले चोगे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए लिंच ने कहा, मैं आपको श्रीमान सालेक से मिलवाता हूं, जो हत्यारे संप्रदाय के दूतों में से एक हैं। आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा।
हमारे समर्थन से हत्यारे संप्रदाय पुनर्जीवित और मजबूत हुआ है, उनके हत्यारे किसी को भी खत्म कर सकते हैं। इस बार हम आपकी मदद के लिए हत्यारे संप्रदाय के गुर्गों को चीन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मदद से आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अलाशा ने सालेक नाम के उस साधारण आदमी को देखा और अचानक उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने हत्यारे संप्रदाय की कहानी जरूर सुनी थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह संप्रदाय इतिहास की लंबी नदी से एक बार फिर जागकर उसके सामने प्रकट होगा। ड्रोन में यान फेई को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आखिरकार उसे हत्यारे संप्रदाय की खबर मिल गई थी और यहाँ उसे हत्यारे संप्रदाय का एक दूत मिल गया था। हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय ढूंढने में असमर्थ और बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भागते हुए, उसने कभी नहीं सोचा था कि अचानक इस दूत से उसका सामना हो जाएगा। ये सचमुच उस पुरानी कहावत को चरितार्थ करता था, स्वर्ग कभी भी सभी निकास द्वार बंद नहीं करता। तंबू के अंदर हत्यारे संप्रदाय के दूत ने ठंडे स्वर में कहा, आप निश्चिंत रह सकते हैं। चीन की सीमाओं के भीतर जब तक आप हमारे साथ सहयोग करते हैं, हम आपके रास्ते में आने वाले सभी व्यक्तियों या ताकतों की हत्या करने में सक्षम होंगे। हालांकि अलाशा शुरू में डरा हुआ था, फिर भी वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जल्दी ही संभल गया। उसने कहा, हत्यारे संप्रदाय के हत्यारे वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वे एक बहुत ही स्वतंत्र शक्ति हैं। वे तुम अमेरिकियों के साथ क्यों जुड़ेंगे और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ये स्पष्ट किए बिना मैं तुम्हारे साथ सहयोग नहीं कर सकता। हत्यारे संप्रदाय के दूत ने उत्तर दिया, हमारा संप्रदाय दुनिया में फिर से उभर आया है और उसे शक्तिशाली ताकतों के समर्थन की आवश्यकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा सबसे बड़ा समर्थक है। हम उनके मामलों को संभालने में उनकी मदद करते हैं और वे हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये सीधे सीधे आपसी लाभ का मामला है। लिंच ने आगे कहा, जहां तक हमारे अमेरिकी पक्ष की बात है, क्या हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? चीन में आंतरिक कलह भड़काना, उन्हें विभाजित करना, उन्हें हम अमेरिकियों की बराबरी करने से रोकना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के आधार पर यह आपके कुछ सपनों को भी साकार कर सकता है। क्या ये सही नहीं है? ... कुछ देर सोचने के बाद अल्शा ने कहा, अच्छा, मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा करूंगी। हम अफगानिस्तान जाने को तैयार हैं और मेरे योद्धा चीन भी जाएंगे। लिंच मुस्कुराए, ये सही है। मुझे विश्वास है कि आज रात यहाँ हमारी बातचीत कुछ सालों में हकीकत में बदल जाएगी और फिर हम इतिहास के रचयिता होंगे। लिंच के चेहरे पर मुस्कान थी। हत्यारे संप्रदाय का दूत भावशून्य था और अलाशा का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, जिससे उसका भाव छिप गया था। इस कच्चे तंबू में कई ताकतें एक ऐसे समझौते पर पहुंची जो देखने में तो सुंदर लग रहा था, लेकिन असल में उसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं थी। अलाशा अपने आदमियों के साथ तंबू से बाहर निकला, अपने अनुयायियों को इकट्ठा करना शुरू किया और सैकड़ों परिवहन वाहनों पर लगे हथियारों और उपकरणों को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिकी सेना के साथ हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू की। तंबू के अंदर केवल लिंच और हत्यारे संप्रदाय का दूत ही बचे थे। दूत ने पूछा, जनरल लिंच, मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। लाल हेलमेट वालों ने आपको साफ साफ धमकी दी थी, फिर भी आप उनकी शर्तें मान गए। आपने जरूर कोई न कोई चाल जरूर सोची होगी, है ना? लिंच ने जवाब दिया, लाल हेलमेट वाले तो बस हमारे अमेरिका द्वारा पाले गए कुत्ते हैं। वे अपना काम करने में ही अक्षम हैं और अब मुझे धमकाने की भी हिम्मत कर रहे हैं। वे सचमुच मरना चाहते हैं। एक बार जब वे ये काम पूरा कर लेंगे तो हमारे लोग उन सबको खत्म कर देंगे। हम उन्हें कैसे जिंदा रहने देंगे और मध्य पूर्व से निकल जाने देंगे? तब तक हमारे राज उनके हाथ में होंगे और क्या हम हमेशा के लिए उनकी दया पर निर्भर नहीं रहेंगे? दूत ने कहा, चूंकि मामला ऐसा है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। ये कहकर दूत भी तंबू से बाहर चला गया। यान फेई अंदर से स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज रात उसे इतना जबरदस्त राज सुनने को मिलेगा। उसने अपने सहायक मस्तिष्क का इस्तेमाल करके बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन अगर उसने वीडियो सार्वजनिक भी कर दिया होता तो अमेरिकी सरकार तुरंत इनकार कर देती और घटना को स्वीकार तो बिल्कुल नहीं करती। हालांकि अगर अमेरिकी पक्ष को इसकी परवाह नहीं होती, तब भी यान फेई ने वीडियो जारी करने का फैसला किया, क्योंकि अमेरिका की साजिश के तहत वे चीन के ग्रेटर नॉर्थवेस्ट को अराजकता में डालना चाहते थे। एक आम चीनी नागरिक होने के नाते यान फेई ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपना फैसला सुनाते ही ड्रोन के क्वांटम रडार ने हत्यारे संप्रदाय के दूत को कसकर पकड़ लिया और तेजी से ऊपर की ओर घाटी की ओर उड़ चला। कुछ ही सेकंड बाद ड्रोन घाटी के बीचों बीच पहुंच गया और घाटी में वायु रक्षा स्थिति के रडार ने उसके भारी भरकम शरीर को पहचान लिया,
घाटी में मौजूद लोगों ने भी अपनी नंगी आंखों से ड्रोन को देख लिया। हालांकि जब उन्होंने F-15 ड्रोन का आकार देखा तो कुछ हिचकिचाहट हुई, क्योंकि ज्ञात कारणों से दुनिया भर में F-15 लड़ाकू जेट का उपयोग करने वाली सेनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका की सहयोगी थीं। इसलिए अपने या अपने सहयोगियों के लड़ाकू विमानों का सामना करने में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। यहां तक कि पहरेदारी का काम कर रहे अमेरिकी सैनिकों को भी संदेह था। उन्हें क्या पता था कि उन्हें एक भयानक शिकार का सामना करना पड़ेगा और वे खुद इस शिकार अभियान का शिकार होंगे। तंबू के अंदर अमेरिकियों की दुर्भावनापूर्ण मंशा सुनकर यान फेई तुरंत अपने भड़के हुए गुस्से को काबू में नहीं कर सका और ड्रोन को घाटी की ओर उड़ाने पर लगा दिया। चूंकि ड्रोन का रूप रंग अमेरिकी सेना के F-15 लड़ाकू विमान जैसा था, इसलिए अगर किसी तेज नजर वाले व्यक्ति ने उसे देखा भी तो वे उसे अमेरिकी सेना या उस इलाके में गश्त कर रहे उनके सहयोगियों का हवाई जहाज समझ बैठे, इसलिए तुरंत कोई अलार्म नहीं बजाया गया। इसी चूक के कारण आगे चलकर उनका दुखद अंत हुआ। जैसे ही ड्रोन घाटी में दाखिल हुआ, उसका शरीर हिल गया और पंखों के नीचे अचानक रोशनियों की एक श्रृंखला प्रकट हुई। 11 हथियार रैक से मिसाइलें एक साथ दागी गईं। फिर हथियार रैक पर मौजूद खर्च हो चुकी मिसाइलें तुरंत भर गईं और ये 11 मिसाइलें फिर से दागी गईं। इसके बाद मिसाइलों को एक बार फिर से भर दिया गया और सभी को एक सतत चक्र में फिर से दागा गया। अत्यंत कम समय में ड्रोन ने बिना रुके विभिन्न प्रकार की मिसाइलें दागी, जिनकी कुल संख्या 35 थी। जैसे ही ये मिसाइलें दागी गईं, वे तेजी से फैल गईं और अपने अपने लक्ष्यों की ओर उड़ते हुए आकाश को अपने घेरे में ले लिया। घाटी में मौजूद सैनिकों ने आसमान में आग की लपटें उड़ाती मिसाइलों को देखकर आखिरकार स्थिति की गंभीरता और आसन्न खतरे को भांप लिया। लेकिन वे जवाब देने का सबसे अच्छा मौका पहले ही गंवा चुके थे और उनके पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचा था। ड्रोन द्वारा दागी गई मिसाइलें बेहद तेज थीं और पल भर में ही 35 मिसाइलों ने एक के बाद एक अपने निर्धारित लक्ष्यों पर हमला कर दिया। घाटी में अमेरिकी सेना द्वारा स्थापित वायु रक्षा चौकियों पर कई मिसाइलें गिरीं, जिसके बाद भीषण विस्फोट हुए। फिर चौकियों के भीतर मौजूद विमान रोधी मिसाइलों में विस्फोट हुआ, जिससे और भी बड़े विस्फोट हुए और अंदर मौजूद सभी अमेरिकी सैनिक मारे गए। कुछ केबी गुटों के लोग भी इन विस्फोटों में मारे गए। लगभग उसी समय ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने अमेरिकी सेना के 1 दर्जन से ज्यादा मुख्य युद्धक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर भी हमला किया, जिससे वे नष्ट हो गए और उनके अंदर मौजूद गोला बारूद में आग लग गई, जिससे तीव्र और बड़े विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में अमेरिकी मुख्य युद्धक टैंक और बख्तरबंद वाहन टुकड़ों में बिखर गए और अंदर मौजूद सभी ऑपरेटर, साथ ही आसपास मौजूद अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, जो समय रहते बच नहीं पाए। freewebnovel.com। मिसाइल हमलों की सिर्फ एक लहर के साथ ड्रोन ने घाटी में सबसे खतरनाक वायु रोधी और टैंक कवच बलों को खत्म कर दिया। इस हमले में न केवल घाटी में हवाई रक्षा चौकियां और बख्तरबंद वाहन मिसाइलों से नष्ट हो गए, बल्कि परिवहन वाहनों के बीच छिपे अमेरिकी सेना के संचार सहायता वाहन भी नष्ट हो गए, जिससे अमेरिकी सेना बाहरी दुनिया से संवाद करने में असमर्थ हो गई। इसके अलावा मिसाइलों ने कई घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप भीषण विस्फोट हुए और भारी जनहानि हुई। ड्रोन के इस अचानक हमले से घाटी के कई गुटों को जानमाल का भारी नुकसान हुआ। हत्यारे संप्रदाय के हाथों अपनी कंपनी के कर्मचारियों की नृशंस हत्या से क्रोधित यान फेई की बदला लेने की इच्छा तीव्र हो गई। हालांकि उसे मुख्य लक्ष्य हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय नहीं मिला था, लेकिन अनजाने में अपने देश के खिलाफ साजिश रच रहे इस समूह का पता चलने पर उसने तुरंत एक भयंकर हमला किया, जिससे उसके मन में क्रोध की भावनाएं थोड़ी कम हुई। पिछले ड्रोन हमलों में यान फेई हमेशा सतर्क रहता था, ड्रोन की उड़ान क्षमता और उसके हथियारों की शक्ति दोनों को नियंत्रित करता था, इस डर से कि कहीं ड्रोन का ट्रम्प कार्ड उजागर न हो जाए और उसके बाद के हमले जटिल न हो जाएं। हालांकि सुदूर मध्य पूर्व में, जहां उसे कोई नहीं जानता था, यान फेई ने अपनी शंकाएं पूरी तरह से दूर कर दी और ड्रोन की केबी आक्रमण क्षमता का पूरा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इससे पहले हर बार जब ड्रोन हमला करता था तो वह तेजी से आगे बढ़ने के लिए गोता लगाता था, लेकिन इस बार बिना गोता लगाए ड्रोन ने तेज गति से उड़ते हुए मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे उसकी असाधारण मिसाइल प्रक्षेपण क्षमता का प्रदर्शन हुआ। और क्वांटम रडार स्कैन के तहत ड्रोन 1000 लक्ष्यों को लॉक कर सकता था और एक साथ 50 सबसे खतरनाक लक्ष्यों पर हमला कर सकता था। जब क्वांटम रडार ने घाटी को स्कैन किया और सबसे खतरनाक हथियारों और उपकरणों की पहचान की, तो उसने तुरंत बड़े पैमाने पर गोलाबारी शुरू कर दी और एक साथ 35 मिसाइलें दागकर इन लक्ष्यों पर हमला किया, जिससे ड्रोन की बेजोड़ आक्रमण क्षमता का प्रदर्शन हुआ।
ड्रोन ने अपनी पूरी मारक क्षमता का इस्तेमाल किया और एक ही पल में घाटी के सबसे शक्तिशाली हथियारों से निपट लिया तथा विभिन्न बलों के 50% से अधिक लड़ाकू कर्मियों को मार गिराया, जिससे अत्यधिक उच्च आक्रमण क्षमता का प्रदर्शन हुआ। उस समय तक घाटी के लोग अभी भी होश में नहीं आए थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे इतनी तीव्र संतृप्ति वाले मिसाइल हमले की चपेट में हैं, तो उन्हें लगा कि वे रूस की मिसाइल सेनाओं के हमले का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सीरिया में केवल उनके कट्टर दुश्मन रूसी सेना ही इतने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले कर सकती है। रूसी सेना द्वारा घेर लिए जाने के ख्याल से ही वे बुरी तरह घबरा गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह व्यापक हमला सिर्फ एक हवाई जहाज की वजह से हुआ था। ड्रोन के हमलों की पहली लहर ने घाटी के सबसे बड़े खतरे को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया और ड्रोन निडर होकर घाटी से 50 मीटर की ऊंचाई पर मंडराते हुए नीचे उतरा। उसके ठीक नीचे विभिन्न समूह थे, जो स्थिति की स्पष्टता के अभाव में घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही ड्रोन ने अपनी ऊंचाई कम की, उन्होंने तुरंत उसे देख लिया। कुछ लोग डर गए और ड्रोन के हमलों से बचने के लिए अपने हाथों को सिर पर रखकर जल्दी से जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोग उन्माद में आ गए और अपने हथियारों से ड्रोन पर गोलियां चलाने लगे। लेकिन ड्रोन का कवच अद्भुत था। इन लोगों द्वारा ड्रोन के शरीर पर दागी गई छोटी कैलिबर राइफल की गोलियां मानो उसे गुदगुदी कर रही थीं और कोई नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ थीं। गोलियों की बौछार का सामना करते हुए ड्रोन ने धीरे धीरे अपनी नाक घुमाए और जमीन पर मौजूद उन लोगों को निशाना बनाया जो जवाबी गोलियां चला रहे थे। इसके बाद इसके वायु प्रवेश द्वार के दोनों ओर लगी वल्कन तोपों ने पूरी ताकत से गोलियां चलाईं। अचानक आसमान में आग की दो लाल तलवारें प्रकट हुईं, जो घूमती हुई चाबुकों की तरह जमीन पर मार रही थीं, और जहां वे लगी वहां भयानक विस्फोट हुए, जिससे विस्फोट के दायरे में मौजूद दुश्मन टुकड़े टुकड़े हो गए। ड्रोन की नाक धीरे धीरे घूम रही थी और वल्कन गन के गोले से बनी आग की दरांती जहां भी जाती वहां भयंकर विस्फोट हो जाते, जिससे धधकती आग भड़क उठती और जमीन पर मौजूद लोगों को भारी नुकसान पहुंचता। वल्कन गन के भीषण हमले के कारण जमीन पर बचे हुए लोगों की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। परिधि पर तैनात नौसैनिक तोपों द्वारा हमला किए गए परिवहन वाहनों में भी कई विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में वाहनों के अंदर लदे हथियार और गोला बारूद भी फट गए और इन जबरदस्त धमाकों ने वाहनों के पास छिपे दुश्मनों को छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे कोई भी बचा नहीं। मंडराते ड्रोन ने धीरे से अपनी नाक घुमाई और 360 डिग्री घूमने के बाद 30 मिलीमीटर के विमान तोप के गोले घाटी में एक पूरा घेरा बना चुके थे। उस घेरे के दायरे में हर तरफ जोरदार धमाके, ऊंची ऊंची आग की लपटें और दुश्मन अपने पिताओं को पुकारते और अपनी माताओं को पुकारते हुए भाग रहे थे, दहशत में। यान फेई ने घाटी में बचे हुए दुश्मनों की एक बड़ी संख्या को एक बार फिर से खत्म करने के लिए वल्कन गन के गोले के दूसरे दौर का इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने ड्रोन पर हमला करने की हिम्मत की थी, वे सभी नष्ट हो गए थे। अब कोई भी ड्रोन के शरीर पर हमला नहीं कर रहा था। और इस हमले के बाद क्वांटम रडार डिस्प्ले के अनुसार 200 से भी कम दुश्मन, या अधिकतम संख्या के 15% से भी कम, घाटी में अभी भी गति कर सकते थे। लेवल 4 में अपग्रेड होने के बाद पहली बार अपनी पूरी मारक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन ने अपनी भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। सिर्फ 2 हमलों में ही 2000 से ज्यादा दुश्मन मारे गए, जिनमें मजबूत वायु रक्षा क्षमताओं वाली कई वायु रक्षा स्थितियां भी शामिल थीं। एक बार ऐसी आक्रमण शक्ति उजागर होने पर लड़ाकू विमानों की युद्ध शक्ति के बारे में सैन्य विशेषज्ञों की धारणाएं पलट सकती हैं और भविष्य के सैन्य विकास की दिशा के बारे में उनके विचार बदल सकती हैं। हालांकि ड्रोन ने अपनी पूरी मारक क्षमता का इस्तेमाल किया था और नीचे मौजूद लोगों पर बेरहमी से हमला कर रहा था, फिर भी उसने जानबूझकर हत्यारे संप्रदाय के दूत पर हमला करने से परहेज किया। जब दूत को ड्रोन के अचानक प्रकट होने और उसके उन पर हमला शुरू करने का पता चला तो वह बहुत हैरान रह गया। हालांकि अपनी अपार शक्ति के बावजूद वह हवा में ड्रोन के आगे शक्तिहीन था और शक्तिशाली उच्च तकनीक वाले हथियारों का सामना करने में असमर्थ था। इसलिए ये देखकर कि ड्रोन उस पर हमला नहीं कर रहा है, वह तुरंत मुड़ा और भागकर घाटी की चट्टानों में छिप गया। फिर चट्टानों का सहारा लेकर वह चुपके से घाटी के निकास की ओर बढ़ा और अंततः उस भयावह घाटी से बच निकलने में कामयाब रहा। हत्यारे संप्रदाय के दूत के भागने के बाद उसने ये भी सोचा कि उसे ज़ेन भगवान द्वारा स्वर्ग से भागने के लिए इतना अच्छा भाग्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया गया था, यह नहीं जानते हुए कि उसका सुरक्षित बचना पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि यानफेई ने जानबूझकर उसे जाने दिया था और उसकी हर गतिविधि यानफेई की निगरानी में थी। यानफेई ने दूत पर इसलिए हमला नहीं किया था क्योंकि उसके पास कोई योजना थी।
उसकी योजना दरअसल बहुत सीधी सादी थी, इस भागते हुए दूत का पीछा करके हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय ढूंढना। उसने दूत को पकड़ने का विचार इसलिए किया था ताकि उसके मुंह से सुराग मिल सके। लेकिन संप्रदाय के इन हत्यारों का बचपन से ही उनके संप्रदाय ने ब्रेन वॉश कर दिया था और वे पूरी तरह वफादार थे, इसलिए अगर यान फेई दूत को पकड़ भी लेता, चाहे वह किसी भी तरीके से क्यों न करे, हत्यारे संप्रदाय के बारे में जरा सी भी जानकारी हासिल करना नामुमकिन होता। उनके मुख्यालय का ठिकाना तो दूर की बात थी। इसलिए यान फेई ने जानबूझकर दूत को जाने दिया और फिर ड्रोन का उपयोग करके चुपचाप उसके पीछे पीछे चला, हत्यारे संप्रदाय की मांद को खोजने और उन सभी घृणित के भी सदस्यों का सफाया करने के लिए निशान का अनुसरण किया। जब हत्यारे संप्रदाय का दूत घाटी से सफलतापूर्वक भाग निकला तो यान फेई ने आखिरकार खुद को रोकना बंद कर दिया। ड्रोन ने पूरी ताकत से गोलाबारी शुरू कर दी। 230 मिलीमीटर की नौसैनिक तोपें लगातार गोले दाग रही थीं और नीचे बचे हुए कुछ दुश्मनों पर हमला कर रही थीं। 5 मिनट से भी कम समय में घाटी के अंदर मौजूद सभी लोग ड्रोन द्वारा बेरहमी से मारे गए। क्वांटम रडार की स्कैनिंग क्षमता के कारण कोई भी बच नहीं पाया। यहां तक कि जो लोग मृत होने का नाटक कर रहे थे, वे भी क्वांटम रडार द्वारा शरीर के तापमान में अंतर के कारण खोज लिए गए और फिर ड्रोन से 30 मिलीमीटर का तोप का गोला उन पर गिरा और वे पूरी तरह से और साफ साफ मर गए। घाटी में खूनी कत्लेआम का जीवंत दृश्य। घाटी में बसा रेड हेलमेट संगठन, जो कभी वैभव और धन संपत्ति के सपनों में मग्न था, जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके ही नागरिकों को नुकसान पहुंचाने में मदद करने वाला था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि घाटी छोड़ने से पहले ही उसका असमय अंत हो जाएगा और संगठन का पूरा नेतृत्व समाप्त हो जाएगा। इन विश्वासघाती नेताओं के बिना रेड हेलमेट के बाकी सदस्य शायद ही कोई हलचल मचा पाते। यान फेई ने कभी सोचा भी नहीं था कि चीन के ग्रेटर नॉर्थ वेस्ट में छिपे खतरों को खत्म करने के लिए किया गया उनका हमला सीरियाई सरकार को एक बड़े खतरे से निजात दिलाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने न केवल सीरिया के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली मित्र सेनाओं द्वारा किए जा रहे अन्यायपूर्ण हमलों से भी बचाया, जिसे सीरियाई सरकारी बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकार माना जा सकता है। ड्रोन के हमले में केबी संगठन के सदस्य भी पूरी तरह से नष्ट हो गए और अब वे अपना आतंक जारी नहीं रख पा रहे थे। अपने पूर्वजों के गौरव को पुनः स्थापित करने की उनकी आकांक्षाएं अब केवल नर्क में ही पूरी हो सकती थीं। ये स्पष्ट नहीं है कि नर्क के शैतान और उनके स्वामी के बीच अच्छे संबंध हैं या नहीं, या वे इन केबी सदस्यों को नर्क में अपनी सेनाएं बनाने देंगे या नहीं। इन केबी सदस्यों के सफाये ने चीन की एक बड़ी चिंता का भी पूरी तरह से समाधान कर दिया और ग्रेटर नॉर्थवेस्ट में छिपे खतरे को भी खत्म कर दिया। दुर्भाग्य से यान फेई इस जीत का प्रचार नहीं कर सके और उन्हें पर्दे के पीछे एक गुमनाम नायक बनकर रहना पड़ा। जहां तक अमेरिकी जनरल लिंच और उनके नेतृत्व वाले सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु का प्रश्न है, उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे। ऊपरी तौर पर उन्होंने केबी उग्रवादियों से लड़ने में धार्मिकता की आड़ में मध्य पूर्व संघर्ष में हस्तक्षेप किया, लेकिन गुप्त रूप से उन्होंने अपने स्वयं के अकथनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन केबी उग्रवादियों को पोषित और वित्तपोषित किया, जिससे वे केबी उग्रवादियों से भी अधिक घृणित हो गए। इस प्रकार यान फेई को इन अमेरिकी सेनाओं को खत्म करने में कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य शक्ति अविश्वसनीय रूप से दुर्जय होने के कारण ड्रोन के साथ भी यान फेई अभी भी अमेरिकी सेनाओं का मुकाबला करने से बहुत दूर था और वह उनसे सीधे सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ दुष्ट अमेरिकी सैनिकों को खत्म करने के सौभाग्य ने उसकी एक छोटी सी इच्छा को कुछ हद तक पूरा किया। घाटी के किनारे चट्टानों पर कुछ अमेरिकी चौकीदार और स्नाइपर अभी भी छिपे हुए थे। अपनी ऊंची जगहों से घाटी में मित्र देशों की सेना पर ड्रोन द्वारा किए जा रहे नरसंहार को देखकर वे ड्रोन की भयानक शक्ति से भयभीत हो गए। उनकी पहली प्रवृत्ति अमेरिकी सेना से गोलाबारी सहायता प्राप्त करने की आशा में अपने बेस से संपर्क करने की थी। दुर्भाग्य से यान फेई ने पहले ही अवसर पर उनके संचार वाहन को नष्ट कर दिया था, जिससे वे इस निर्जन क्षेत्र से अमेरिकी सेना तक पहुंचने में असमर्थ हो गए। freewebnovel.com। तभी उन्हें पता चला कि घाटी में मित्र देशों की सेनाओं का कत्लेआम करने वाला ड्रोन उनकी ओर बढ़ रहा था, उनके सामने मंडरा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह एक अपशकुन है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ड्रोन की नौसैनिक तोपों ने गोलियां चला दी और कुछ विमान तोपों के गोलों ने छिपे हुए अमेरिकी सेना के सभी बचे हुए लड़ाकू कर्मियों को मार गिराया। इसके साथ ही हत्यारे संप्रदाय के उस दूत को छोड़कर जिससे यान फेई ने जानबूझकर भागने दिया था, घाटी में मौजूद सभी मित्र सेनाएं नष्ट हो गईं और किसी को भी नहीं बख्शा गया।
यहां तक कि हत्यारे संप्रदाय के भागते हुए दूत पर भी ड्रोन क्वांटम रडा की लगातार निगरानी थी। ड्रोन कुछ देर घाटी के ऊपर मंडराता रहा, जिससे ये पुष्टि हो गई कि जमीन पर दुश्मन का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा है। फिर ड्रोन ऊंचाई से नीचे उतरने लगा, कॉकपिट का दरवाजा ऊपर की ओर खुला और यान फेई ने छलांग लगाई, ऊपर से जमीन पर छलांग लगाए और जमीन पर मजबूती से उतरते ही पीली धूल का एक बादल उड़ा दिया। यान फेई की मौजूदा ताकत के चलते दर्जनों मीटर की ऊंचाई से कूदने में चोट लगने का कोई खतरा नहीं था। जमीन पर खड़े होकर उसने घाटी को तरह तरह के गड्ढों और फटे हुए वाहनों के जले हुए मलबे से भरा देखा और पास ही दुश्मनों की ढेर सारी लाशें पड़ी थीं। लाशें भयावह थीं, कुछ टुकड़े टुकड़े हो चुकी थीं, कुछ की आंतें बाहर निकली हुई थीं या सिर फटे हुए थे और दिमाग बिखरा हुआ था। शरीर के अंग हर जगह बिखरे पड़े थे, ताज़ा खून अभी भी बह रहा था, जो रेतीली धरती में समाकर तुरंत गायब हो गया। हालांकि खून ने रेतीली जमीन को चटक लाल रंग में रंग दिया था, जिससे एक भयावह दृश्य बन गया था। इन विभत्स लाशों के पास से गुजरते हुए यान फेई अविचलित था। लाशों को पहली बार देखकर उसकी तीव्र प्रतिक्रिया अब और भी भयावह लाशों के ढेर का शांति से सामना करने में सक्षम हो गई थी। यान फेई शवों के बीच से गुजरते हुए पाया कि सभी परिवहन वाहन ड्रोन से नहीं उड़ाए गए थे, कुछ चमत्कारिक रूप से विस्फोटों से बच गए थे। उसने उन वाहनों की सावधानीपूर्वक जांच शुरू की और हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा भंडार पाया। इन वस्तुओं पर लगे चिन्हों से पता चला कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आए बिल्कुल नए उत्पाद थे, जिनका उद्देश्य केबी आतंकवादियों को केबी हमलों में मदद करना था। इससे पहले जब यान फेई ने जापान में F-15 लड़ाकू विमान को स्कैन किया था, तो वह अमेरिकी सेना के एक छोटे से शस्त्रागार में घुस गया था और कुछ गोला बारूद इकट्ठा कर लिया था। हालांकि उस समय उसका यूनिवर्सल स्पेस छोटा था और उसने ज्यादा गोला बारूद इकट्ठा नहीं किया था। इसके अलावा इनमें से ज्यादातर हथियार और गोला बारूद लगातार लड़ाइयों के बाद लगभग खत्म हो चुके थे। मध्य पूर्व में यान फेई का मिशन हत्यारे संप्रदाय का समूल नाश करना था और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई युद्ध अनिवार्य थे। केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था, उसे अतिरिक्त हथियारों की आवश्यकता थी और वे भी काफी संख्या में। इन हथियारों और गोला बारूद की खोज ने उसे तुरंत उन्हें अपने सार्वभौमिक अंतरिक्ष में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। कोई भी हथियार और गोला बारूद किसी न किसी दिन काम आएगा, इसलिए उन्हें अपने पास रखकर वह गलत नहीं कर सकता था। freewebnovel.com। यान फेई युद्धक्षेत्र साफ करते हुए वाहनों पर बचे हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर रहा था। तभी उसने भाड़े के सैनिकों के एक लाल हेलमेट वाले सदस्य को, जो विस्फोट में मारा गया था, आगे एक परिवहन वाहन के बगल में पड़ा देखा। करीब से देखने पर उसने पाया कि यह लाल हेलमेट वाला वही व्यक्ति था जिसे लिंच ने खरीद लिया था। उसका दिल दहल गया और दूर से उसने देखा कि भाड़े के सैनिक के बगल वाला परिवहन वाहन नष्ट नहीं हुआ था। हालांकि कैनवास कवर के उस छेद से, जो पहले ही फट चुका था, झांक कर देखा तो यान फेई को वाहन के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। लिंच और इस लाल हेलमेट वाले सदस्य के बीच हुई बातचीत को याद करते हुए यान फेई ने तुरंत यूनिवर्सल स्पेस से एक गैस मास्क निकाला और अपने सिर पर लगा लिया। फिर उसने सुरक्षात्मक वस्त्र पहन लिया और खुद को पूरी तरह से ढक लिया और फिर सावधानी से परिवहन वाहन के पास पहुंचा। उसने वाहन के पिछले हिस्से का कैनवास हटाया और अंदर एक विशाल कंटेनर देखा। इस कंटेनर पर एक जहरीली खोपड़ी का प्रतीक बना हुआ था, साथ में अंग्रेजी के कई अक्षर भी थे। यान फेई तुरंत समझ गया कि इन अक्षरों का क्या मतलब है। इसका मतलब था नोविचोक। सामान्य परिस्थितियों में यान फेई को नोविचोक के बारे में पता नहीं होता, लेकिन उसी साल की शुरुआत में ब्रिटेन में एक पूर्व रूसी जासूस और उसकी बेटी के साथ जहर देने की घटना हुई थी। इस घटना ने काफी हंगामा मचा दिया था। इसकी जटिलताओं और अस्पष्टताओं के कारण सभी को समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या था। घटनास्थल पर मिले नव एजेंट नोविचोक के आधार पर, जो रूस का ही एक विशिष्ट रासायनिक हथियार था, ब्रिटेन इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसका कट्टर दुश्मन रूस ही इसके पीछे है। इसके कारण कई देशों के बीच कई राजनयिक विवाद पैदा हो गए थे। यान फेई ने रूसी पूर्व जासूस को जहर दिए जाने की घटना पर उत्सुकता से नजर रखी थी, लेकिन कोई निर्णायक नतीजा नहीं देखा था। उसे बस उस नव एजेंट नोविचोक का नाम याद था, जिसका मामले में बार बार जिक्र हुआ था, क्योंकि यह नाम इतनी बार आया था कि उसे याद न रखना मुश्किल था। अब जब यान फेई को इस नव एजेंट का पता चला था, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि रूस को वास्तव में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फंसाया था। तकनीक के क्षेत्र में एक विश्व नेता होने के नाते अमेरिका रूस के नव एजेंट नोविचोक की नकल कैसे नहीं कर सकता था।
ये स्पष्ट था कि रूस को अमेरिका और ब्रिटेन ने फंसाया था, लेकिन यान फेई रूस को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम साफ करने में मदद करने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की। कुछ सोच विचार के बाद यान फेई ने नोविचोक से भरे कंटेनर को यूनिवर्सल स्पेस में रखने का फैसला किया। यह एक जैव रासायनिक हथियार था, एक सामूहिक विनाश का हथियार जो कभी भी काम आ सकता था। फिर यान फेई को परिवहन वाहन में नव एजेंट नोविचोक के इस्तेमाल का एक मैनुअल मिला। पता चला कि अमेरिकी सेना ने लाल हेलमेट वाले सैनिकों की एक और गलती के डर से एक विस्तृत निर्देश पुस्तिका बनाई थी। अगर कोई इस मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करे तो वह इस बेहद जहरीले नव एजेंट का इस्तेमाल कर सकता था। इस उत्पाद पुस्तिका को देखकर यान फेई ने आह भरी। उन लाल हेलमेट वाले सदस्यों का मानना था कि अपना अंतिम कार्य पूरा करने के बाद वे अपने दुखों से मुक्ति पा लेंगे और पश्चिमी देशों में हमेशा के लिए खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि अमेरिका उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ने की तैयारी कर चुका है। जैसे ही भाड़े के सैनिक अपना उद्देश्य पूरा कर लेते, अमेरिकी सेना उन्हें तुरंत खत्म कर देती। उत्पाद पुस्तिका में भी जाल थे। अगर निर्देशानुसार काम किया जाता तो तंत्रिका एजेंट अचानक फट जाता और लाल हेलमेट वाले सदस्यों की मौके पर ही मौत हो जाती। पश्चिम में भाड़े के सैनिकों की बदनामी को देखते हुए उनकी मौत से जनमत में हलचल मच जाती, जिससे जनता के समर्थन से उन्हें सीरिया में अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलती। यान फेई ने नोविचोक से भरे कंटेनर को यूनिवर्सल स्पेस में ले जाने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि जैसे ही उसने उत्पाद के उपयोग के निर्देश ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में अपलोड किए, ऑक्सिलरी ब्रेन ने तुरंत कई विसंगतियों को पहचान लिया। निर्देशों का पालन करने से कंटेनर में तुरंत विस्फोट हो जाता। हालांकि कंटेनर की संरचना का विश्लेषण करने और नोविचोक के गुणों का गहन अध्ययन करने के बाद ऑक्सिलरी ब्रेन ने तंत्रिका एजेंट के उपयोग की सही विधि का पता लगा लिया। इसलिए जहां दूसरों के लिए ये कंटेनर एक भयावह आत्मघाती बम था, वहीं यान फेई के लिए यह एक उत्कृष्ट जैव रासायनिक हथियार था। अगर यान फेई का लक्ष्य हत्यारे संप्रदाय का समूल नाश करना था, तो उसे अपार शक्ति की आवश्यकता होगी। हालांकि ड्रोन अवतार शक्तिशाली था, लेकिन इससे हत्यारे संप्रदाय के पूर्ण विनाश की गारंटी नहीं थी। अब जब उसके पास नोविचोक नव एजेंट का कंटेनर था, तो यान फेई की सफलता की संभावनाएं काफी बढ़ गई थीं। कंटेनर ले जाने के बाद घाटी में एक भी सही सलामत परिवहन वाहन नहीं बचा था। ड्रोन के हमले में बाकी परिवहन वाहनों में मौजूद हथियार और गोला बारूद फट गए थे और अब उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हालांकि यान फेई ने पहले ही ढेर सारे व्यावहारिक हथियार इकट्ठा कर लिए थे और भयानक नव एजेंट नोविचोक के साथ वह काफी संतुष्ट था। इसके बाद ड्रोन जमीन पर उतरने लगे। यान फेई कॉकपिट में लौट आया। कॉकपिट का दरवाजा बंद हो गया और ड्रोन तेजी से ऊपर चढ़ गए, दूर तक उड़ते हुए घाटी के खून और आग के बीच गायब हो गए। ड्रोन के पीछे छोड़ी गई घाटी में हर जगह लाशें बिखरी थीं, खून बिखरा था और आग भड़की हुई थी, मानो नर्क से सीधे खूनी कत्लेआम का मंजर आ रहा हो। कौन जाने जब लोग इस नरसंहार स्थल को खोजेंगे तो क्या क्या सिद्धांत गढ़ेंगे और असली अपराधी किसे या किस चीज पर शक करेंगे। ड्रोन पर्वत श्रृंखला के बीच से धीरे धीरे उड़ रहा था और रात गहरी होने के बावजूद उसने एक बार भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पहाड़ों और भूभाग का उपयोग करते हुए उसने आगे हत्यारे संप्रदाय के दूत का सावधानीपूर्वक पीछा किया। दूत बेहद चालाक था। घाटी से बचकर वह पहले सावधानी से दक्षिण की ओर भागा, फिर पूर्व की ओर मुड़ा और फिर से दक्षिण की ओर बढ़ता रहा। ड्रोन के अंदर बैठे यान फेई ने हत्यारे संप्रदाय के दूत की अनियमित गतिविधियों पर नजर रखी और कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं पाया। उसने देखा कि रास्ता उसके द्वारा पहले से तय किए गए सही स्थान से और भी अलग होता जा रहा था। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने के बावजूद यान फेई ने दूत की गतिविधियों में कोई दखल नहीं दिया। निश्चित रूप से दिशा में कई बदलावों के बाद दूत ने अपना रास्ता पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मोड़ दिया और सीधे उस क्षेत्र की ओर बढ़ गया जिसके बारे में यान फेई को पहले से ही संदेह था। इस बार उसका रास्ता सीधा था, अब टेढ़ा मेढ़ा नहीं। चक्कर लगाने के 4 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था और आसमान में उजाला होने लगा था। शक्तिशाली क्वांटम रडार से लैस ड्रोन को किसी भी व्यक्ति का पता न चलने की चिंता नहीं थी, इसलिए वह बिना किसी संदेह के दूत के पीछे ही खड़ा रहा। फिर भी दूत बेहद सतर्क रहा और मुख्य मार्ग पर लौटने से पहले कई चक्कर लगाए। freewebnovel.com। जैसे ही दूत आगे बढ़ा, यान फेई ने पुष्टि की कि उसका गंतव्य वास्तव में वह क्षेत्र था जिसके बारे में माना जाता था कि वह हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय है।
दूत खड़ी पहाड़ियों के बीच तेजी से आगे बढ़ा, कभी कभी अपनी आकृति छिपाता और किसी भी संभावित अनुयायी को भ्रमित करने के लिए झूठे संकेत देता और बड़ी सावधानी बरतता रहा। हालांकि क्वांटम रडार की स्कैनिंग के साथ ये युद्धाभ्यास काफी हास्यास्पद थे। अंत में हत्यारे संप्रदाय का दूत एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में पहुंचा और एक गुफा में घुस गया, जहां से वह फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। ड्रोन चुपके से उस इलाके में पहुंचा और अपने क्वांटम रडार से इलाके को स्कैन किया, जिससे पहाड़ के नीचे अलग अलग आकार की कई गुफाएं मिली, जिनमें से प्रत्येक में मानवीय गतिविधियों के निशान थे। चूंकि क्वांटम रडार मोटी चट्टानों को भेद नहीं सकता था, इसलिए वह गुफाओं में गहराई तक नहीं देख पा रहा था। इसका मतलब था कि यान फेई अचानक हत्यारे संप्रदाय के दूत का पता लगाने से चूक गया। हालांकि निराश होने के बजाय यान फेई वास्तव में उत्साहित था। ड्रोन गुफा से काफी दूरी पर मंडरा रहा था और दो बड़ी चट्टानों के बीच की दरार से झांक रहा था। गुफा में प्रवेश करने के बाद से दूत को फिर कभी नहीं देखा गया था। क्वांटम रडार पूरी तरह से निगरानी मोड में होने के कारण 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति की गतिविधि का पता नहीं चला, जिससे पता चलता है कि हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय वास्तव में उसी गुफा के भीतर स्थित हो सकता है। कई असफलताओं के बावजूद यान फेई को आखिरकार अपना लक्ष्य मिल गया था। गुफा के ऊपर का पहाड़ भव्य था, फिर भी अजीब बात यह थी कि उसकी चोटी बर्फ से ढकी नहीं थी। क्या यह हत्यारे संप्रदाय द्वारा प्रसिद्ध दक्स्यू पर्वत हो सकता है? हालांकि उम्मीद से कुछ अलग। अब तक आकाश पूरी तरह से उजला हो चुका था और ड्रोन की कड़ी निगरानी में हत्यारे संप्रदाय का दूत अब दिखाई नहीं दे रहा था। गलतफहमी से बचने के लिए ड्रोन समय समय पर अपने क्वांटम रडार को व्यापक दूरी स्कैन के लिए सक्रिय करता रहा, ताकि यह पुष्टि हो सके कि दूत पहाड़ से नीचे नहीं गया है। हालांकि क्वांटम रडार की स्कैनिंग शक्ति बढ़ाने से ड्रोन के ऊर्जा बिंदु तेजी से कम हो रहे थे। पिछली शाम की लंबी उड़ानों और युद्धक उपयोग के साथ ड्रोन के ऊर्जा बिंदु 10,000 से नीचे गिर गए थे। ऊर्जा बिंदुओं की इतनी खपत के बावजूद यान फेई को लगभग यकीन था कि यह हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय है, जिससे उसकी शक्ति का व्यय सार्थक हो गया। मुख्यालय ढूंढने का मतलब था कि यान फेई को अब कोई जल्दी नहीं थी। पिछली रात की लड़ाई में ड्रोन के ऊर्जा बिंदु कम हो गए थे और उसके हथियार भी खत्म हो गए थे, जिससे उसकी युद्ध शक्ति काफी कम हो गई थी, जिससे यान फेई के पास ड्रोन के अपनी चरम युद्धक क्षमता तक पहुंचने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यान फेई ने चुपचाप अपने मौके का इंतजार करने का फैसला किया। अगर हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय वाकई गुफा के अंदर होता, तो ड्रोन अवतार का फिलहाल कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार भले ही ड्रोन प्रभावशाली था, लेकिन वह गुफा में घुस नहीं सकता था। अंततः गुफा में घुसने और अंदर के दुश्मनों को खत्म करने के लिए उसे यान फेई पर ही निर्भर रहना पड़ता। अगर यह पहले होता तो यान फेई को गुफा में घुसने में हिचकिचाहट होती, क्योंकि उसे गुफा के अंदर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर कोई महाविशेषज्ञ समूह आक्रमण के साथ अंदर होता तो यूनिवर्सल स्पेस से मिले हथियारों के बावजूद वह गंभीर खतरे में पड़ सकता था। यान फेई बदला लेना चाहता था, लेकिन अपनी जान देने की मूर्खता नहीं कर सकता था। एक असफल बदला जो उसे अंदर फंसा देता, वह एक ऐसी क्षति होती जिसे सहना उचित नहीं होता। हालांकि घातक नव एजेंट नोविचोक हासिल करने के बाद यान फेई के पास एक नई युद्ध योजना थी। एक बार यह पुष्टि हो जाने पर कि गुफा ही हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय है, वह घुसपैठ करेगा और वेंटिलेशन शाफ्ट का पता लगाएगा, फिर अंदर जहरीली गैस छोड़ेगा, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। इस तरह दुश्मन के साथ मौत का मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने मौजूदा कौशल के साथ बच निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जहरीली गैस के हमले में बंद गुफा में मौजूद लोग बेबस होकर मारे जाएंगे, और जो कुछ बच निकलेंगे, जैसे ही वे गुफा के बाहर अपना चेहरा दिखाएंगे, आसमान में मंडराता ड्रोन पूरी ताकत से उन सबको खत्म कर देगा। चाहे अंदर कोई भी महारथी क्यों न हो, गुफा से बाहर निकलते ही वह ड्रोन के हमलों से बच नहीं पाएगा। नोविचोक के साथ यान फेई को पूरा भरोसा था कि वह विरोधियों का सफाया कर देगा। अगर यह हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय नहीं होता तो दूत अंततः वहां से चला जाता। उसका पीछा करके यान फेई अभी भी मुख्य अड्डे का पता लगा सकता था। चीन छोड़ने से पहले घरेलू मामलों को निपटाने के बाद यान फेई के पास विरोधियों को परास्त करने के लिए पर्याप्त समय था। यान फेई ने अपनी अगली युद्ध योजना को अंतिम रूप दे दिया था और अपना मन शांत कर लिया था। अब उसे इस गुफा की असली प्रकृति का पता लगाना था और ये देखना था कि क्या ये वाकई हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय है, और साथ ही ड्रोन डेटा रिफ्रेश का इंतजार करना था।
घाटी में ड्रोन का हमला भयंकर था, लेकिन उसने ड्रोन के हथियारों का भारी गोला बारूद खा लिया था। ड्रोन के पास अब पहले के गोला बारूद का केवल छठा हिस्सा ही बचा था, और ऊर्जा बिंदुओं की कमी के साथ उसकी शेष युद्ध शक्ति भी ज्यादा नहीं थी। चूंकि यान फेई हत्यारे संप्रदाय के दूत का पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गया था, इसलिए उसे अब कोई जल्दी नहीं थी। अगर वह अपनी चालें सावधानी से चले तो स्वाभाविक रूप से वह पूरे हत्यारे संगठन का सफाया कर सकता था। इस प्रकार यान फेई गुफा से 5 किलोमीटर दूर एक चट्टान में छिप गया और गुफा के आसपास की स्थिति का निरीक्षण करता रहा। उसने पहले इलाके का सर्वेक्षण करने के लिए क्वांटम रडार का इस्तेमाल किया था, लेकिन क्वांटम रडार वास्तविक समय की तस्वीरें नहीं दे पा रहा था, इसलिए यान फेई, हालांकि रात होने तक उसके पास इलाके का नक्शा था, पहाड़ के बाहर की बारीकियां नहीं देख पा रहा था। दिन के उजाले के बाद ड्रोन ने इलाके के आसपास की तस्वीरें एकत्र की और तुरंत वास्तविक इलाके का नक्शा तैयार कर लिया। उस विशाल पर्वत की तलहटी में अलग अलग आकार की कई गुफाएं थीं। सिर्फ इसी पर्वत पर ही नहीं, आसपास के कई पर्वतों की तलहटियों में भी गुफाएं थीं, हालांकि उतनी नहीं जितनी इस विशाल पर्वत की हैं। उस विशाल पर्वत की बड़ी गुफाएं लगभग 4 से 5 मीटर ऊंची और 5 से 6 मीटर चौड़ी थीं, जो वाहनों के गुजरने के लिए पर्याप्त थीं। छोटी गुफाएं केवल 10 सेंटीमीटर ऊंची थीं, जहां मनुष्य केवल रेंगकर ही आगे बढ़ सकते थे। जिस गुफा में दूत अभी अभी प्रवेश कर रहा था, उसका व्यास लगभग 1 मीटर था। इन गुफाओं के बाहर बाहरी दुनिया की ओर जाने वाला एक राजमार्ग था। यह इलाका पीली रेत से अटा पड़ा था, जहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे, जिससे हाईवे लगभग अदृश्य सा लग रहा था। हाईवे के रूप में पहचानना लगभग असंभव था। हवा चलने पर रेत हिलती और तुरंत ही वाहनों के निशानों को ढक देती, जिससे ये समुद्र तट के किसी हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं लगता था। ये बताना असंभव था कि वहां से कोई हाईवे गुजरता है। हालांकि दिन के समय आसमान से नीचे सड़क का आभास धुंधला सा दिखाई देता था। कोई बस यही सोच सकता था कि क्या हाईवे पर हाल ही में कोई ट्रैफिक आया था, या यह एक सुनसान सड़क थी। तेज हवाओं से लगातार हिलती रेत के कारण ऊपर से किसी भी वाहन की आवाजाही का निशान देखना नामुमकिन था। यही वजह थी कि यान फेई ने अपने क्वांटम रडार से पहले इस सड़क की खोज नहीं की थी। यान फेई ने ड्रोन से हाईवे और पहाड़ की तलहटी में स्थित गुफाओं पर नजर रखी और कभी कभी क्वांटम रडार का इस्तेमाल करके ये भी पता लगाया कि कोई उस इलाके से बाहर तो नहीं जा रहा। बहरहाल सब कुछ शांत और सुकून भरा लग रहा था। बस यूं ही एक दिन तेजी से बीत गया, सूरज ढल गया और चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया। ड्रोन 2 विशाल चट्टानों के बीच छिपा रहा, नीचे सड़क और दूर की गुफाओं पर नजर रखता रहा। सहायक मस्तिष्क की स्वायत्त निगरानी प्रणाली की मदद से यान फेई को लगातार ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसके पास कॉकपिट में सोने, ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से तैयार भोजन से खुद को पोषित करने और आगामी युद्ध के लिए खुद को तैयार करने का भी समय था। यान फेई को इस बात से निराशा हुई कि सहायक मस्तिष्क की निगरानी में गुफा में किसी के आने जाने का कोई संकेत नहीं मिला था, न ही किसी जानवर का पता चला था। अगर पिछली रात हत्यारे संप्रदाय के दूत को गुफा में प्रवेश करते न देखा गया होता, तो यान फेई को शायद शक भी हो जाता कि वहां कोई है भी या नहीं। इतने कठोर वातावरण में ये किसी बड़े संगठन का मुख्यालय कैसे हो सकता है? स्थानीय समयानुसार रात के 10 बजे के बाद तक यान फेई को उस इलाके में कोई गतिविधि नजर नहीं आई थी। जैसे ही उसका धैर्य जवाब दे रहा था और वह गुफा में घुसकर खोजबीन करने का जोखिम उठाने ही वाला था, अचानक बाहर हाईवे से किसी गाड़ी की गर्जना जैसी आवाज आए। कुछ ही देर बाद तिरपाल से ढका एक पुराने जमाने का मालवाहक ट्रक हाईवे पर आ रहा था। जब वह विशाल चट्टानों के बीच ड्रोन के छिपे होने की जगह के ठीक नीचे पहुंचा, तो एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रक ने ब्रेक लगाना शुरू किया, फिर रुक गया। उस पुराने ट्रक का एक टायर गलती से पीली रेत में छिपे एक नुकीले पत्थर पर चढ़ गया था, जिससे टायर फट गया था। ट्रक रुका और ड्राइवर जांच करने के लिए नीचे उतरा। टायर पंक्चर होने पर उसने ट्रक के पिछले हिस्से पर थपथपाया और पहिया बदलने लगा। ट्रक के पिछले हिस्से का कैनवास फट गया और लोगों का एक समूह ट्रक से बाहर कूद पड़ा, जमीन पर लेटकर लेटने लगा, मरम्मत पूरी होने का इंतजार करने लगा। यान फेई की दृष्टि अब असाधारण हो गई थी और अंधेरे में भी वह नीचे गाड़ी में बैठे लोगों को देख सकता था। वे सभी अरब थे, जिनके चेहरे ढके हुए थे और उनके पास AK-47 स्वचालित राइफलें थीं। जाहिर तौर पर वेश बदलकर हथियारबंद आतंकवादी थे। इन अरबों में 2 चीनी नागरिक भी थे, लेकिन हथियारबंद आतंकवादी उन्हें ट्रक से नीचे उतार रहे थे और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जाहिर है ताकि वे अपने आसपास का न देख सकें।